नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एसएसजी गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और मैं अभिनव श्रीवास्तव आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के करंट अफेयर सेशन में। दोस्तों, करंट अफेयर्स का क्या महत्व है किसी भी एग्जाम में, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, चाहे वो आपका सिविल सर्विसेज की बात की जाए। आप इस बात से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं कि बिना करंट अफेयर्स को तैयार किए हम किसी भी परीक्षा को सही ढंग से क्रैक नहीं कर पाए। खास करके जब बात सिविल सर्विसेज की हो या किसी भी वनडे एग्जाम की हो, दोनों जगहों पर। लेकिन आवश्यकता इस बात की भी है दोस्तों कि हम सिर्फ तथ्यों पर ध्यान देने के बजाय संकल्पनाओं पर भी पूरा ध्यान दें। और न केवल संकल्पनाओं पर ध्यान दें, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें, बल्कि उनके साथ साथ हम ये भी देखें कि उसको स्टैटिक तरीके से कैसे जोड़ा जा सकता है। ठीक है, आज मैं आपके बीच मौजूद हूं दोस्तों, लेकर के 23 मार्च के करंट अफेयर्स को। और आज के 23 मार्च के करंट अफेयर्स में करीब करीब प्रश्नों की संख्या जो है वो 8 बन रही है। दूसरी बात ये दोस्तों कि आपको इसकी पीडीएफ जो है वो आपके एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन पर आपको करंट अफेयर सेशन में मिल सकते हैं। वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसके साथ साथ करंट अफेयर्स को कैसे एक स्टैटिक अप्रोच के साथ, जनरल स्टडीज के साथ जोड़ करके हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, इसकी कोशिश हम लोग आज के सेशन में करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के क्रम को। दोस्तों, आप देख सकते हैं पहला सवाल आपके सामने है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 की थीम क्या है। दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि मौसम विज्ञान का क्या महत्व है। आजकल प्रिसीजन एग्रीकल्चर की बात करें तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर में वेदर फोरकास्टिंग के जरिए ही हम लोग न केवल भविष्य में मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं, बल्कि किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्राकृतिक मौसम संबंधी आपदा को रोकने के लिए, चाहे उसके अलावा कृषि क्षेत्र पर उसके पड़ने वाले प्रभावों के लिए, हम हर स्तर पर इसकी महत्ता को अच्छी तरह से जानते और समझते हैं। दोस्तों, आपको यह बात भी अच्छी तरह से पता है कि 23 मार्च, ध्यान दीजिएगा, 23 मार्च की वो तारीख है दोस्तों जब 1950 में स्थापना की गई थी विश्व मौसम विज्ञान संगठन की। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों इसके पहले के दिनों की, तो मार्च में और भी कई दिवस हैं, वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए। जैसे कि आपने 22 मार्च को जल दिवस का जो है आयोजन किया या जल दिवस मनाया। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। उसके अलावा दोस्तों दूसरी चीज यहां पर यह कि मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियां आजकल कई प्रकार की ऐसी त्रासदियों की वजह बनती जा रही हैं, जो कि न केवल मानव संपत्ति को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि जिन जिन संसाधनों पर इंसान निर्भर है उन संसाधनों को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। दूसरी बात कि इस समय ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्सेप्ट को लेकर के भी मौसम संबंधी जो जटिलताएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस वाली जो बात सामने आती है, जो टर्म आता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं। तो इस एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के कारण भी बहुत सारे मामलों में जन धन की भारी हानि हो रही है। आप देख रहे हैं कि न केवल ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं दोस्तों, जैसा कि आपको एक नाम बड़ा चर्चा में मिल रहा होगा, A23A। ध्यान दीजिएगा, नाम बहुत प्रसिद्ध है, A23A। ठीक है, A23A दोस्तों ध्यान दीजिए, दक्षिणी ध्रुव यानी कि अंटार्कटिका से टूटकर अलग होने वाला एक बहुत ही बड़ा विस्तृत ग्लेशियर है, जिसका आकार अगर देखा जाए तो वो लगभग अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी से भी ज्यादा बड़ा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है कि इसकी मूल वजह कहीं न कहीं पर्यावरण है, कहीं ना कहीं वेदर है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से न केवल ग्लेशियर्स के पिघलने की रफ्तार बढ़ी है, बल्कि वहीं दूसरी ओर हम ये भी देख सकते हैं कि वेदर फोरकास्टिंग के तरीकों से हम इन जटिलताओं को न केवल कम कर सकते हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर होने वाली हानि को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर विश्व मौसम विज्ञान दिवस की बात हो रही है। इसी को हम लोग कहते हैं दोस्तों इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये नाम दिया जाता है इसको। आपको ये भी जानकारी है कि इसका जो स्थापना की गई वो 23 मार्च 1950 को की गई, और इसलिए हर साल 23 मार्च का जो दिन है वो इसी मौसम विज्ञान दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। मुख्यालय की भी बात यहां कर लेना है दोस्तों। मुख्यालय जो है इसका स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका जो है मुख्यालय मौजूद है। ठीक है, दूसरी बात एक और कर लेते हैं यहां पर कि मौसम से रिलेटेड जो सबसे बड़ा एक फैक्ट नजर आ रहा है वो इस समय आप देख रहे होंगे कि जो मैंने आपको बताया, एक तो ग्लोबल वार्मिंग है ही, और उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग को अगर थोड़ा छोड़ दिया जाए
तो दूसरी जो चीज नजर आ रही है इस समय वो क्या है? वो चीज है दोस्तों कृषि पर इसका पड़ने वाला नकारात्मक प्रभाव। कृषि क्षेत्र पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव में बेमौसम बरसात, और खासकर जब हमें वर्षा की आवश्यकता होती तब वर्षा ना होना, और जब हमें आवश्यकता नहीं है तब वर्षा होना, इस मौसम चक्र की गड़बड़ी की वजह से कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर हम मनुष्यों को नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं इस दिन का जो महत्व है वो और ज्यादा बढ़ जाता है और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आइए थोड़ा और विस्तार से इसको समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है 2025 है, और थीम की बात इन्होंने पूछा है कि थीम क्या है, तो मैं आपको यहां स्पष्ट कर देता हूं। थीम जो है यहां पर वो है आपका एक साथ प्रारंभिक चेतावनी अंतर को पाटना। क्या थीम है दोस्तों इसकी? एक साथ प्रारंभिक चेतावनी अंतर को पाटना। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर मौसम में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा, चाहे वो चक्रवात हो, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो सुनामी जैसी घटनाएं हो, इन सब का पूर्वानुमान करने के बीच और घटना के होने के बीच का जो अंतराल है वो जितना कम होगा, होने वाली त्रासदी से जो नुकसान है उसे भी हम उतना ही ज्यादा कम कर पाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं एक साथ प्रारंभिक चेतावनी अंतर को पाटना, जो कि इसकी मुख्य थीम है। तारीख मैंने आपको बता दिया है 23 मार्च 2025 है, और सबसे अच्छी बात कि इस वर्ष हम मना रहे हैं इसकी 75वीं वर्षगांठ। तो ये भी आपके लिए एक प्रश्न बन सकता है जो आपसे पूछा जाए। इसी को हम लोग वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO कहते हैं, और इसकी स्थापना मैंने आपको अभी बता ही दिया पीछे, 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, मुख्यालय की बात मैंने की दोस्तों, तो मुख्यालय याद रखिएगा स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है, और विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है वो 1961 में मनाया गया था पहली बार। इस बात को भी आप यहां पर ध्यान रखेंगे। अगले सवाल पर आते हैं। विजय शंकर को किस देश के राजा द्वारा नाइट्स ऑफ क्रॉस द ऑर्डर ऑफ डैनब्रोक से सम्मानित किया? दोस्तों विजय शंकर की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये मानद काउंसलर रहा, काउंसलेट हुआ करते हैं। मूल रूप से भारत के प्रतिनिधि के तौर पर इनको जाना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आपके विजय शंकर जो हैं उनको जो ये पुरस्कार दिया गया है वो कहां के राजा के द्वारा दिया गया है? तो वो देश है दोस्तों डेनमार्क। कौन सा देश है? डेनमार्क। यहां ये बताना भी जरूरी है कि बात डेनमार्क की हो, बात फिनलैंड की हो, या बात स्वीडन की हो, इन सभी को एक खास नाम से जाना जाता है, और वो नाम है दोस्तों स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का। इन देशों के समूह को क्या कहा जाता है? इन देशों के समूह को कहा जाता है स्कैंडिनेवियन देश। और स्कैंडिनेवियन देश के आसपास मौजूद जो पर्वत हैं उनकी अगर बात करें तो निर्माण की दृष्टि से सबसे प्राचीनतम पर्वतों में स्कैंडिनेवियन पर्वतों का नाम लिया जा सकता है। जैसे पर्वतों के निर्माण की अगर बात की जाए तो पर्वतों के निर्माण की दृष्टि से पहला जो समय आप देख सकते हैं उसमें एक प्री कैम्ब्रियन काल होता है, और दूसरा जो होता है दोस्तों इसे कहते हैं हम लोग प्री कैम्ब्रियन, और दूसरा नाम होता है कैलिडोनियन। ठीक है, तो स्कैंडिनेवियन पर्वतों का जो निर्माण हुआ है वो इन्हीं दोनों कालों में विस्तार से हुआ है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो याद रखें जो पुरस्कार इन्हें मिला हुआ है वो है यहाँ के राजा द्वारा दिया गया नाइट्स क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डैनब्रोक। यहां एक बात और कर लेते हैं दोस्तों, डेनमार्क का नाम इस समय आ रहा है तो इस समय ग्रीनलैंड भी बहुत चर्चा में है। ये वही ग्रीनलैंड है जिसके एक अतिरिक्त नाम की अगर बात करें तो ग्रीनलैंड का अतिरिक्त नाम हमें क्या मिलता है दोस्तों? ग्रीनलैंड का अतिरिक्त नाम हमें मिलता है कल्लालित नुनात का। ठीक है, और इसको अमेरिका लंबे समय से आप देख रहे हैं कि जब से नवनियुक्त वहां के राष्ट्रपति आए हैं, जिनका नाम क्या है? डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा जिस तरह से वैश्विक ऑर्डर में चेंजेस किए जा रहे हैं, जिस तरह से वो बहुत बड़े बड़े समझौतों से अभी हाल के दिनों में अलग हुए हैं, उसका भी एक बड़ा प्रभाव वैश्विक स्तर पर जो एक तरह से पावर सेंटर्स हैं उन पर भी पड़ना है। ठीक है, ये बात भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो इसके बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। जैसे इनको जो ये दिया गया है पुरस्कार वो किस देश के द्वारा दिया गया? तो डेनमार्क के द्वारा दिया गया, जैसा कि मैंने आपको भी पीछे बता दिया। दूसरी बात दोस्तों याद रखने वाली बात इसमें यह है कि डेनमार्क के मानद काउंसिल जनरल और सन्मार ग्रुप के चेयरमैन भी हैं विजय शंकर। और एक बड़ी बात याद रखिएगा, यह पुरस्कार जो उन्हें मिला वो 18 मार्च 2025 को मिला है, लेकिन जो खास बात इसमें है कि करीब करीब
कई बार वो वहां पर डेनमार्क के प्रतिनिधि के तौर पर वहां पर सेवा अपनी दे चुके हैं। ठीक है, यानी भारत डेनमार्क संबंधों की अगर बात की जाए तो भारत डेनमार्क संबंधों को एक नए आयाम तक पहुंचाने के लिए विजय शंकर को यह पुरस्कार जो है दिया गया है, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, नाइट्स क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डैनब्रॉक कहा जा रहा है इसे। ठीक है, याद रखना है कि यह पुरस्कार उन्हें किसके द्वारा दिया गया, तो वो भी नाम मैं आपको बता देता हूं, याद रखना है आपको। नाम है दोस्तों रास्मुस एबिलगार्ड क्रिस्टेंसन। याद रखिएगा, किसने दिया ये पुरस्कार उन्हें, तो डेनमार्क में भारत के जो राजदूत हैं एक तरह से भारत में, डेनमार्क के रास्मुस एबिलगार्ड क्रिस्टेंसन द्वारा जो है उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। तीसरा सवाल आपके सामने दोस्तों 2026 फीफा वर्ल्ड कप से है। कह रहा है कि 2026 फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाली मेजबान टीमों के बाद पहली टीम कौन बनी है, ये आपके लिए सवाल है तीसरे नंबर पर। दोस्तों याद रखना है कि जापान ने जो है 2026 में फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। किस देश ने क्वालिफाई किया है दोस्तों, तो जापान ने 2026 के फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। यानी कि जो फर्स्ट क्वालिफायर है इसमें वो है आपका कौन, जापान है। ठीक है, फर्स्ट क्वालिफायर हम इनको कह सकते हैं। दूसरी बात इसमें जो आपको याद रखनी है दोस्तों, वो भी याद रखिएगा, विशेषकर अगर बात हो रही है तो इसमें मूल रूप से मेजबान देशों का नाम जान लीजिए। तो मेजबान देश इसमें कौन कौन से हैं, मेजबान देश जो इसमें है दोस्तों वो आपका अमेरिका है, दूसरा देश जो है वो कनाडा है, और तीसरा जो है वो आपका मैक्सिको है। ठीक है, ये दोनों जो है तीनों, ये तीनों क्या है, इसके मेजबान देश हैं। ये भी आपको यहां पर याद रखने की जरूरत होगी। ठीक है, फुटबॉल की बात जहां तक हो रही दोस्तों, तो आपको पता है कि फुटबॉल के कुछ बड़े प्रतिष्ठित खिलाड़ियों में आप नाम जानते होंगे, जैसे कि बात नेमार की हो रही हो, बात हो रही हो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, या फिर बात हो रही हो लियोनेल मेसी की। तो ये सब ऐसे लोग हैं जो कि फुटबॉल जगत से जुड़े हुए हैं और पूरी दुनिया अगर देखा जाए तो इनकी फुटबॉल कौशल की दीवानी है। खास करके क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जीवन वो अपने आप में बहुत अनुकरणीय है। कई बार ये पूछा जाता है दोस्तों कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो किस खेल से संबंधित है, ये भी प्रश्न आपके लिए पूछा जाता है कई बार। तो याद रखिएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध जो है वो किस खेल से है, फुटबॉल से है। और अगर सिर्फ उनके पैरों की बात की जाए तो कई मिलियन डॉलर में उनके पैरों का जो है वो इंश्योरेंस किया गया है। ये भी अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों। ठीक है, तो मूल रूप से मार्च 2025 में अगर बात की जाए कि मार्च 2025 में किस स्टेडियम में अगर पूछ लेता है कि ये खेल खेला गया, याद रखेंगे सैतामा स्टेडियम नाम है उसका दोस्तों। क्या नाम है उस स्टेडियम का, इधर ही लिखते हैं इसको भी, उस स्टेडियम का नाम है दोस्तों सैतामा स्टेडियम। ठीक है, और ये स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो याद रखें कि ये स्टेडियम स्थित है दोस्तों बहरीन के खिलाफ खेला गया था यहाँ पर, और यहीं पर जो है ये स्टेडियम जो है कह सकते हैं कि यहाँ पर ये खेल खेला गया है। ठीक है, जापान फीफा विश्व कप में एक तरह से क्वालिफायर करने वाला जो है देश बन चुका है, माफ करें। ठीक है, चलिए कुछ और बातें इसके बारे में चलिए जान लेते हैं थोड़ा सा। यहां पर जापान ने जो 2026 फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है दोस्तों, और नाम देख सकते हैं कि मेजबान देश आपके सामने है। पहली टीम जो इसमें बनी है वो आपकी जापान बनी है। 20 मार्च 2025 को सैतामा स्टेडियम में बहरीन के खिलाफ जो है ये जीत मिली है। तो अब मान लीजिए ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस स्टेडियम में इस खेल की बात हो रही है, तो वो स्टेडियम कौन सा होगा दोस्तों, वो स्टेडियम है सैतामा स्टेडियम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जापान की बात करेंगे, सही आंसर इसमें क्या लिया जाएगा, वो लिया जाएगा दोस्तों जापान का। ठीक, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक के लेखक कौन है। ध्यान दें दोस्तों, मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक की बात हो रही है। मूल रूप से मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक का जो संबंध है वो भारत के एक जीत से रिलेटेड है, जो इसी खेल से, एक खेल से ये भी जुड़ा हुआ है। याद करते हैं दोस्तों उस घटना की, सन 1975 की बात। सबसे पहले जो बात होगी वो किससे रिलेटेड होगी, वर्ष 1975 से रिलेटेड बात हो रही है। वर्ष 1975 में जो खेल खेले गए थे वो किससे रिलेटेड थे, और इस खेल में भारत ने जो जीत हासिल की थी
वो भारत के राष्ट्रीय खेल से रिलेटेड जीत है दोस्तों। किस खेल में जीत हासिल हुई थी भारत को? हॉकी में ये जीत हासिल हुई थी। और इसी जीत की स्वर्ण जयंती के अवसर पर ये जो है पुस्तक का जो है विमोचन किया गया है। ठीक है। एक बात और यहां पर कि स्वर्ण जयंती की बात हुई, ये बताइए कि भारत ने, ये भी सवाल बन सकता है कि भारत ने 1975 में किस देश को इस खेल में हरा करके जो है जीत हासिल की थी? तो यहां पर याद रखना होगा दोस्तों कि भारत ने जो है पाकिस्तान पर यह जीत हासिल की थी। तारीख की भी अगर बात कर लें, किस देश को हराया था भारत ने? पाकिस्तान को हराया था। तारीख जो है वो तारीख आपकी है 15 मार्च। क्या तारीख है दोस्तों? 15 मार्च सन 1975। कहां पर हुआ था ये खेल? ये खेल हुआ था कुआला लंपुर में। कहां हुआ था दोस्तों ये खेल? कुआला लंपुर में। और पूछ रहा है इसमें आपसे कि इस पुस्तक का लेखन जो किया गया है वो किनके द्वारा किया गया है? चार ऑप्शन आपके सामने नजर आ रहे हैं। और अगर पूछता है कि इसका जो है आंसर क्या होगा, तो याद रखें मूल रूप से इसका जो आंसर होगा वो है आपका सी ऑप्शन। कौन सा आंसर सही है दोस्तों इसका? सी ऑप्शन जो है आपका सही है, यानी के अरुमुगम और एरोल डी क्रुच, इन लोगों को जो है इस पुस्तक का लेखन का जो है वो श्रेय दिया जा रहा है। और पुस्तक का जो मूल उद्देश्य है, याद रखना है कि मार्च ऑफ ग्लोरी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कुआलालंपुर में हुए इस खेल में हमने अपने चरम प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को हराया। और ये खेल आयोजित हुए थे कब? 15 मार्च सन 1975 को। कुछ और बातें, जैसा आप देख पा रहे होंगे कि 1975 हॉकी विश्व कप में जीत पर यह खेल जो है वो आधारित है। इसके अलावा इस पुस्तक में भारत की ऐतिहासिक विजय और प्रमुख मैचों के विवरण, खिलाड़ियों के उद्धरण और 250 से भी ज्यादा दुर्लभ तस्वीरों को शामिल किया गया है। तो इसलिए भी इस पुस्तक का महत्व बहुत बढ़ जाता है। तारीख आपके सामने है 15 मार्च 1975। स्थान की बात कर लेते हैं तो स्थान भी आपका इंपॉर्टेंट है और वो स्थान है कुआलालंपुर। और किस देश को हमने हराया था? तो पाकिस्तान को हराया। ठीक है। सबसे अच्छी बात जो यहां पर इस सवाल से रिलेटेड है वो ये भी है कि पुस्तक का जो विमोचन हुआ है वो 18 मार्च 2025 को नई दिल्ली के किस स्टेडियम में हुआ है दोस्तों? शिवाजी स्टेडियम में इस खेल का आयोजन किया गया था। ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO हर साल किस तारीख को विश्व क्षय रोग या टीबी दिवस मनाता है? दोस्तों याद रखें, अगर टीबी की बात की जा रही है तो आपको पता है कि टीबी जो है एक बैक्टीरियल बीमारी है जिसका कारण अगर देखा जाए तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम लिया जाता है दोस्तों। क्या नाम लेते हैं हम लोग यहां पर? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के इस जीवाणु के द्वारा यह बीमारी होती है। अगर सिर्फ भारत की बात करें दोस्तों तो औसतन यहां पर लगभग 1.25 मिलियन के लगभग लोगों की मौत हर साल हमारे देश में हो रही है आपके इस बीमारी से। ठीक है। आपको यह भी पता है दोस्तों कि इस बीमारी के बारे में जिस व्यक्ति ने हमें सबसे पहले बताया था, जिस व्यक्ति ने हमें इसके बारे में जानकारी दी थी, उनका नाम भी आपको पता होगा दोस्तों। सन 1882 का वर्ष था और रॉबर्ट कोच का नाम आपको याद होना चाहिए। रॉबर्ट कोच। ठीक है। तो रॉबर्ट कोच ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले 1882 में इस बीमारी के लिए जिम्मेदार कारकों की खोज की थी और इसलिए उस दिन को हम लोग इसी रूप में आज तक मनाते हैं। ठीक है। वैश्विक स्तर पर अगर सिर्फ देखा जाए इस समय दुनिया भर में तो लगभग दोस्तों 10 मिलियन से भी ज्यादा लोग आपकी इस बीमारी से पीड़ित हैं, इस बीमारी के शिकार हैं। उससे भी ज्यादा बड़ी बात कि अगर हम इसका इलाज करने की बात करें तो आपको पता है कि डॉट्स नाम आता है दोस्तों बीमारी का, दवा का। इस डॉट्स नाम की जो है दवा का इस्तेमाल किया जाता है। टीबी से रिलेटेड जो टेस्ट है दोस्तों वो हर एक जिला अस्पताल में, हर एक क्लिनिक पर जो है वो पूरी तरह से मुफ्त है, बिना किसी शुल्क के जो है वहां पर आप ये इलाज करा सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात आप देख सकते हैं कि हम कब मनाते हैं, तो 24 मार्च को मनाते हैं दोस्तों। तो सही आंसर अगर आपसे पूछा गया तो सही आंसर आप क्या लेंगे? यहां पर सही आंसर होगा आपका 24 मार्च का। ठीक है। कब मनाते हैं हम इसे? तो 24 मार्च की जो तारीख है वही है
जिसे हम विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में मनाते हैं। यह भी बात आपको याद रखना है, यही वो तारीख थी दोस्तों 24 मार्च सन 1882 जब रॉबर्ट कोच ने इसके लिए जिम्मेदार कारकों की पहचान की थी। ठीक। दूसरी बात यहां पर कि ये 1882 में रॉबर्ट कोच ने की थी, तो ये भी आपके लिए एक स्टैटिक जीके का सवाल बन सकता है। ठीक है, तो इसकी खोज की वर्षगांठ का प्रतीक माना जाता है इस दिन को, इसलिए इस दिन को हम लोग इस रूप में मनाते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि 1.25 मिलियन लोगों की मौत जो है वो करीब हो जा रही है औसतन हर साल, और वैश्विक स्तर पर 10.8 मिलियन लोग जो है वो इससे लगभग संक्रमित है। डब्ल्यूएचओ का पूरा नाम भी आपसे पूछा जाता है दोस्तों, आप जानते हैं डब्ल्यूएचओ का पूरा नाम, डब्ल्यूएचओ का जो पूरा नाम है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और एक बात और यहां पर याद रखना है कि फिलहाल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसे संगठनों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, खासकर कि कोविड-19 के ही दौर से ये सवाल खड़े हो रहे हैं। एक बात और जो यहां पर हम लोग बता सकते हैं वो बात यह है दोस्तों कि मूल रूप से डब्ल्यूएचओ के प्रमुख का नाम आपसे अगर पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे? तो टेड्रोस एधनोम घेब्रेयेसस, टेड्रोस एधनोम घेब्रेयेसस। ठीक है, ये जो है उनके प्रमुख का नाम है। और कोविड-19 के दौर में भी डब्ल्यूएचओ के प्रमुख की जो जिम्मेदारी थी वो इन्होंने ही निभाई थी। अगला सवाल देखा जाए, कह रहा है कि राम सुतार को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? बहुत ही बढ़िया सवाल है दोस्तों। राम सुतार का नाम जब आता है तो आप शायद स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में बताना नहीं भूलेंगे। दरअसल दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसका संबंध आपको पता है कि किसके साथ है दोस्तों? इसका संबंध जो है वो सरदार पटेल की प्रतिमा है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस प्रतिमा का जो निर्माण किया गया है, या यूं कहिए कि इसका जो डिजाइन तैयार किया गया है वो तैयार किया गया था उन्हीं के द्वारा। और उनके इस कार्य के लिए उन्हें जो पुरस्कार दिया जाना सुनिश्चित हुआ है दोस्तों, वो जिस राज्य की सरकार द्वारा दिया जाना सुनिश्चित हुआ है वो राज्य है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, मूल रूप से अगर बात कर रहे हैं हम लोग राम सुतार की, तो दोस्तों राम सुतार जो है क्या है? राम सुतार जो है एक मूर्तिकार है। क्या है वो? मूर्तिकार हैं। और बहुत सारी प्रतिष्ठित मूर्तियों के निर्माण का जो श्रेय है वो उनको दिया जाता है। तो जिस राज्य ने ये दिया है वो राज्य उन्हें अपने ही नाम से जोड़ करके ये पुरस्कार दे रहा है। और वो पुरस्कार कौन सा होगा दोस्तों? वो पुरस्कार है आपका महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है ये? ये पुरस्कार है आपका महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे वहां पर। एक और बात यहां पर दोस्तों कि अगर खासियत पूछता है स्टैचू ऑफ यूनिटी की, तो ये मत बताना भूलिएगा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है, स्टैचू ऑफ यूनिटी की खास बात है कि ये विश्व की सबसे ऊंची जो है मूर्ति है। क्या है ये दोस्तों? विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति के रूप में भी हम इसकी बात कर सकते हैं, यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की, जो कि एक और मूर्ति का नाम आता है इसी नाम से मिलता जुलता, उसे हम कहते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ध्यान दीजिए, इस समय ये नाम भी बड़ा चर्चा में है क्योंकि स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है ये फ्रांस द्वारा जो है ये दिया गया था दोस्तों, किस देश को? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। और अभी हाल ही में अमेरिका की नीतियों और टैरिफ वार को लेकर के ऐसा सुनने में आ रहा है कि फ्रांस उनसे अपनी स्टैचू ऑफ लिबर्टी की जो मूर्ति है इसे वापस मांग रहा है। इसलिए भी ये मामला, ये मूर्ति या फिर ये नाम चर्चा में है। ध्यान देने वाली बात है कि ये मूर्तिकार है, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया है। किस राज्य की सरकार ने दिया? महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने दिया है। और ये कैसा सम्मान है? तो याद रखें कि ये एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, मुख्यमंत्री का नाम आप जानते ही हैं दोस्तों, महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस। और उनको इस पुरस्कार के तहत कितने रुपए मिल रहे हैं? 25 लाख रुपए जो है उन्हें दिए जाएंगे इसमें। ठीक है, और जो मैंने आपको बताया ये जो है विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ये बात भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, अनुज कुमार सिंह को यूपीएससी में किस पद पर नियुक्त किया गया है? दोस्तों यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस
कमीशन। दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग के नाम से हम जानते हैं और प्रतिष्ठित परीक्षाएं चाहे आईएएस, आईपीएस या आईएफएस जैसी परीक्षाओं का आयोजन इसी संस्था द्वारा जो है वो कराया जाता है। यानी अखिल भारतीय सेवाओं की हम बात करें तो अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं का आयोजन ये संस्था करती है। ठीक है। दूसरी बात दोस्तों की मूल रूप से अनुज कुमार सिंह की बात हो रही है कि उन्हें जो है चुना गया है किस पद के लिए। तो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि अनुज कुमार सिंह जो है वो 2009 के एक तरह से प्रशासनिक अधिकारी है। 2009 बैच के क्या है, प्रशासनिक अधिकारी हैं दोस्तों। और मूल रूप से ये भारतीय रेलवे विद्युत अभियांत्रिकी सेवा से जुड़े हुए हैं। किस सेवा से जुड़े हुए हैं? भारतीय रेलवे विद्युत अभियांत्रिकी सेवा से इनका नाम जुड़ा हुआ है। भारतीय रेलवे विद्युत अभियांत्रिकी सेवा। ठीक है, विद्युत अभियांत्रिकी सेवा से इनका नाम जो है वो जुड़ा हुआ है। तो किस वर्ष पूछा जा सकता है कि उन्होंने ये परीक्षा पास की थी? तो ये वर्ष था दोस्तों वर्ष 2009 का। ठीक है, याद रखना है। और एक शब्द और होता है जैसे कि डेप्यूटेशन शब्द आपने सुना होगा। डेप्यूटेशन का मतलब होता है कि कई बार केंद्र सरकार राज्य सरकार के कैडर से किसी योग्य व्यक्ति को, जो कि सर्विस रिकॉर्ड आपको पता होता है कि बनता है प्रशासनिक सेवाओं में, और सबसे तेज जो प्रमोशंस होते हैं वो इसी विभाग में होते हैं अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया है तो ऐसे में सरकार जो है उनको अपने यहाँ यानी कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को या किसी विशेष विभाग या मंत्रालय के कर्मचारियों को अपने पास अपनी जरूरत के हिसाब से बुला लेती है। तो इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? इस स्थिति को कहा जाता है दोस्तों प्रतिनियुक्ति। क्या कहा जाता है? इसी को प्रतिनियुक्ति कहा जाता है, या इंग्लिश में इसी को कहा जाता है डेप्यूटेशन। तो डेप्यूटेशन पर जो है बुलाया गया है। पूछा जा रहा है कि अनुज कुमार सिंह को यूपीएससी में किस पद पर जो है नियुक्ति दी गई है। तो याद रखिए, इन्हें जो नियुक्ति दी गई है दोस्तों वो एक ज्वाइंट सेक्रेटरी के तौर पर दी गई है, यानी कि संयुक्त सचिव पद पर उनको जो है नियुक्ति मिल रही है। ध्यान दें, तो भारतीय रेलवे विद्युत अभियांत्रिकी सेवा 2009 बैच के अधिकारी हैं। तो ये बात आपको भूलना नहीं है, ये बात आपको याद रखना है। 2009 बैच के अधिकारी हैं और संयुक्त सचिव स्तर पर जो है उनकी नियुक्ति की जा रही है। ठीक है, और जैसा मैंने कहा कि प्रतिनियुक्ति के लिए चुना गया है, तो याद रखना है इसी को डेप्यूटेशन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? डेप्यूटेशन कहते हैं, क्योंकि जब कोई विशेष मंत्रालय किसी व्यक्ति की सिफारिश करता है उसके ट्रैक रिकॉर्ड को देख करके, उसके सर्विस रिकॉर्ड को देख करके, तो केंद्र सरकार ऐसे कर्मचारियों को नियुक्ति देने का अधिकार रखती है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। आज का सेशन का अंतिम सवाल है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर में भारत ट्विटर किसका पुराना नाम है दोस्तों? तो ट्विटर जो है वो एक्स का ही पुराना नाम है। कह रहा है कि भारत सरकार के खिलाफ किस न्यायालय में आईटी अधिनियम 2000 की धारा 79(3)B को चुनौती दी है। देखिए दोस्तों, बताना यह भी जरूरी है कि इस समय अगर एलन मस्क के स्वामित्व की बात की जाए तो एलन मस्क जो कि खुद भी प्रमुख हैं किस कंपनी का? टेस्ला कंपनी के प्रमुख हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष क्षेत्र की जो निजी कंपनी है स्पेस एक्स, इसके भी प्रमुख वही हैं और उन्होंने ही ट्विटर का अधिग्रहण किया था। और ट्विटर का अधिग्रहण करने के बाद उन्होंने इसका नाम बदल करके क्या कर दिया था? एक्स कर दिया था। हालांकि इस समय स्पेस एक्स की बात करें तो स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल का नाम भी इस समय बड़ा चर्चा में है दोस्तों, याद रखिएगा, क्योंकि यही वो कैप्सूल है जिसके माध्यम से सुनीता विलियम्स को क्या किया गया है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस लाया गया, आईएसएस से उनको वापस लाया गया। आईएसएस के बारे में दो बातें और मैं बता देता हूं यहां पर कि आईएसएस जो है दोस्तों ये वर्ष 2031 में सेवा मुक्त कर दिया जाएगा और अभी 2029 में ही रूस जो है वो इससे अलग हो जाएगा। ठीक है, चीन की बात करें तो चीन दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसके पास अपना खुद का इंडिपेंडेंट स्पेस स्टेशन जो है वो बना रहा है। और अगर भारत की बात करें तो भारत जो है वो बना रहा है बीएनएस। बीएनएस मतलब इसी को बीएसएस कहेंगे दोस्तों, ना कि बीएनएस कहेंगे, इसे कहेंगे बीएसएस। बीएसएस मतलब ये है नाम दोस्तों भारतीय स्पेस
स्टेशन का। तो भारत इसको किस वर्ष तक तैयार करने की बात कर रहा है? तो भारत इसे तैयार कर लेगा दोस्तों 2035। तो अभिव्यक्ति की बात जब होती है, अधिकारों की बात जब होती है, नियमों की जब बात होती है, तो कई ऐसे संगठन हैं जो अभिव्यक्ति के नाम पर लोगों की निजता का हनन करने की कोशिश करते हैं, और जिस देश में वो काम कर रहे हैं उसी देश की सरकार की नीतियों और उस देश की व्यवस्था पर सवाल उठाने में भी उन्हें संकोच नहीं है। ऐसे में भारत सरकार के आईटी मंत्रालय की हम बात करेंगे, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसे हम लोग दोस्तों MEITY के नाम से बुलाते हैं। ये नाम दिया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है, मेटी कहा जाता है। इसी मुख्यालय या कह लीजिए इसी मंत्रालय की ओर से उनके ऊपर आरोपण किया गया था कि वो जो है एक तरह से भारत सरकार की निजता और उसके द्वारा बनाए गए जो आदेश हैं, जो सेंसरशिप का आदेश है, उन सेंसरशिप के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। तो ये जो आरोप लगाया गया है उनके ऊपर, इसी को लेकर के सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं हम लोग। इन्होंने जो है दोस्तों पूछ रहा है कि किस उच्च न्यायालय में इस तरह का अधिनियम या इस तरह की जो है याचिका दायर की है। तो याद रखिएगा, इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका कर्नाटक उच्च न्यायालय। किस उच्च न्यायालय में दोस्तों? कर्नाटक उच्च न्यायालय में यह कार्य किया जा रहा है। ठीक है, यानी एक्स ने जो इसके खिलाफ यानी कि भारत सरकार के खिलाफ जो टिप्पणी की है वो किस न्यायालय में की है? तो दोस्तों याद रखें वो न्यायालय कौन सा है, मैंने फिर दोहराया आपको, कर्नाटक उच्च न्यायालय है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर भी वो बातें मैंने स्पष्ट कर दी हैं आपके लिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जैसा कि पूर्व में क्या नाम इसका, ट्विटर नाम है, तो याद रखना है। किस अधिनियम की बात आ सकती है? तो आईटी अधिनियम 2000 की धारा 79(3)B की बात करेंगे, वो पीछे बताया गया क्वेश्चन में। ठीक है, तो कंपनी का आरोप है कि इसके तहत सरकार जो है वो ब्लॉकिंग आदेश का जारी करती है। ब्लॉकिंग आदेश मतलब जो कंटेंट वो पोस्ट करते हैं उस कंटेंट को हटाने की बात करती है, या सरकार खुद ही उसे हटाने का आदेश दे देती है अगर वो उससे सेंसरशिप व्यवस्था का पालन नहीं हो रहा है तो। ठीक है, तो किस अधिनियम की बात हो रही है या धारा की बात हो रही है? तो याद रखिएगा धारा जो है वो 69A है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का सेशन, और आज के सेशन के अलावा हमारी मुलाकात आपसे कल फिर होगी, और हम लोग इसी तरह से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं के साथ साथ आने वाले समीक्षा अधिकारी के प्रश्न पत्रों में, उसके अलावा उत्तर प्रदेश पीसीएस या किसी भी दूसरे अदर स्टेट्स के एग्जाम्स में भी ये आपकी काफी मदद करेंगे। साथ साथ आप इनका अगर स्टैटिक पोर्शन भी ठीक से तैयार कर रहे हैं तो यकीन मानिए इससे आपको वनडे के एग्जाम्स में भी काफी मदद मिलेगी। तो दोस्तों बने रहिए मेरे यानी अभिनव श्रीवास्तव के साथ एसएसजी गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अगली मुलाकात तक के लिए अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।